Again, good morning, all of you. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning. आप लोगों को कंपलसरी बोला हुआ था ना कि स्कूल यूनिफॉर्म में बैठना है। सर्कुलर मिला था। हर्षिका, हर्षिता तो गायब ही हो गई। और बाकी सबने डर के हमारे कैमरे ऑफ कर लिए। ओके। वे तू चुप रहे। क्या हो रहा है? किस बात पे डिस्कशन चल रहा है भाई? मुझे भी इन्वर्ट कर लूं, मैं भी देख पता कर लूं क्या हो रहा है। क्यों भाई आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं होते हो? मैं कितने दिन से नोटिस कर रही हूँ कि चलो एक दिन और दूसरा दिन, सेकंड डे, थर्ड डे, कभी तो पहनेंगे ही। है मतलब मन नहीं होता ठंडी में। क्या? ठंडी में ना स्वेटर जैकेट वो सब पहन के बैठने का, फिर स्कूल यूनिफॉर्म मतलब क्या है, दिक्कत है नहीं स्कूल तो सर्कुलर को फॉलो नहीं करना। पवन, जय, आपको पता है मैं 10th की क्लास भी लेती हूँ ना, 10th के सारे स्टूडेंट्स मेरे को यूनिफॉर्म में मिलते हैं रेगुलर मेरे फर्स्ट डे से। सोचो सोचो कि 10th के स्टूडेंट पहन के बैठ जाते हैं पर 9th के नहीं बैठते। 9th के डिफरेंट है पूरी स्कूल में सबको। 9th इज डिफरेंट। ऐसे भी डिफरेंट मत बनो कि स्कूल में फिर आपको बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से क्लास पे पर ध्यान मैम देंगे आप इस ही चीज का। बताओ, मैम आप ही बताइए कोई लॉजिक है ऐसे पहनने का? आप खुद बताओ। अच्छा, ऐसे यूनिफॉर्म घर पे 1 ओके, आवर के लिए ऐसे कोई लॉजिक होता है? एक सेकेंड, वेट ना, एक क्वेश्चन का आंसर दो। 9th क्लास का इंग्लिश का कितना सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है? पीछे आप मेरे को जितने लेसन, जितने चैप्टर्स कर चुके हैं, जितनी पोयम कर चुके हैं, ब्लैक से पहले तो इसी बुक पे बता दीजिए। आशिका, 1 मिनट मैम। या मैम फर्स्ट टू हाँ जी, 5 का सही हो गया है। फर्स्ट टू 5 1 to 5 हो चुका है विद पोयम। नहीं, फोर्थ वाली पोएम तो है ही नहीं ना। हाँ, फोर्थ वाली पोयम कट है, वो रिड्यूस हो चुकी है, राइट? तो फिफ्थ वाला भी Yes. कट है और उसकी पोयम है। फिफ्थ चैप्टर कट है और फिफ्थ उसकी पोयम चैप्टर है। और फिफ्थ पोयम कंप्लीट हो चुकी है, नहीं राइट? मैम, फिफ्थ चैप्टर तो कट ही है, खाली पोयम है तो वो हो गई है। ओके ओके। एंड सिक्स्थ, एपीजे अब्दुल कलाम की माय चाइल्डहुड? सिक्स्थ हो गई और पैकेजिंग भी हो गई है। 7th भी हो गई और 7th में उसकी पोयम नहीं है। ओके, सिक्स्थ भी चैप्टर और पोयम कंप्लीट है और 7th का चैप्टर कंप्लीट है, पोयम आ नहीं रही है, राइट? 8th का चैप्टर बाकी है ना? मैम मैंने ना सब कुछ मतलब भेजा है मित्तल मैम को, इंग्लिश और एसएस का। कौन सी मैम को भेजा बेटा? मित्तल मैम को मैंने सब भेजा है, इंग्लिश और एसएस का। आप देख लो ना उसमें। हाँ हाँ, मैं एक बार उनसे कंफर्म कर लूंगी, ठीक है। एंड 8 का चैप्टर बाकी है क्योंकि हमने 8 की पोयम कर ली है, राइट? हाँ हाँ कर ओके, ली। तो Yes. नेक्स्ट वीक से 8 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक से नहीं, नेक्स्ट वीक में तो एसएस का है आपका 9th का ना? Yes. जैन में मैं शेड्यूल बता दे रही हूँ, मेरा शेड्यूल 9th का एसएस का है नेक्स्ट वीक का। तो एसएस के बाद हम लोग इंग्लिश करेंगे और चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जैन में, ठीक है? Yes. ओके, डन। चलिए, ये तो हो गया सिलेबस इसका। और दूसरी बुक का मैं मित्र मैम से ले लेती हूँ।
हर्षिका, मैं जो आपने सेंड किया हाँ है, मैम, ओके, मैंने उनको ना सब कुछ लिख के दिया हुआ है ऑलरेडी, आप देख लेना एक बार। श्योर श्योर श्योर, ओके डन। चलिए आज पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन है अभी? तो बाद में जितने का आना था ना वो। हर्षिका, अटेंडेंस, स्टूडेंट्स अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाइए बेटा। हर्षिका, प्रेजेंट मैम। जय, Present, ma'am. हर्षिता, प्रेजेंट मैम। महेंद्र, प्रेजेंट मैम। कैमराज ऑन कर लो स्टूडेंट्स। बार बार एक ही बात बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है? मयूर, Present. नील, प्रेजेंट मैम। निधि, प्रेजेंट मैम। नितिन, Present, ma'am. Present. नितिन राव, Present, ma'am. दोनों नितिन नितिन ने यादव एक है। साथ अटेंडेंस बोली थी, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग नाम दिया। पार्थ, Present, ma'am. ओके, नितिन यादव, नितिन यादव, वही था जो आपने राव बोला ना, वही यही था। नितिन यादव था। ओके ओके, तीन, ओके ओके। शशांक, Present, ma'am. डन। कोई और रह गया जिसका नाम नहीं लिया हो मैंने? प्रेजेंट मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम कल कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज आप लोग मुझे पोएम एक्सप्लेन करने वाले थे, मे बी मैंने कुछ ऐसा बताया था, बोला था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पैराग्राफ। इट टेक्स मच अ टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। शशांक, I start with you. Please explain me. मैम मेरे पास बुक नहीं है। तो आप अभी तक पढ़ाई किससे कर रहे थे बेटा? आपने मैम है नहीं मेरे पास बुक। मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। सॉरी, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। आप आउट ऑफ टाउन हो तो बेटा मोबाइल है ना, किसी और का है, उसमें आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी ये पोएम। यस मैम। तो सर्च कर लीजिए, मैं आपसे फिर आके पूछती हूँ, ठीक है। निधि, बताया गया है कि ट्री को हम कैसे कट मीन्स ट्री हमें कट नहीं करना चाहिए। बेटा फिर से बोलना, आपकी आवाज बीच में बहुत कट हो रही थी। हमें ट्री को इस पोएम में ऐसे बताया गया है कि ट्री को कट नहीं करना चाहिए। ओके, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट मीन्स नहीं, बस मीनिंग सर्च करके लाऊंगी कल। it has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. हर्षिका, आगे बेटा आप एक्सप्लेन करो। हर्षिका, आर यू लिसनिंग माय हर्षिता वॉइस? कहाँ गई, बोल नहीं रही है।
ओके ओके मैम, मेरे को लगा आपने हर्षिता बोला। हर्षिता आप बता दो बेटा। मैम कौन सा पैराग्राफ? सेकेंड फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन से स्टार्ट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its slippery hide sprouting leaves. अभी हमने कल ही ये पोयम फिनिश की है, समझाने में इतनी देर। हर्षिता बोल। हर्षिता बोलती नहीं मैम ये तो। पोयम पढ़ी थी आप सभी ने कल? हाँ पढ़ी थी ना। क्लियर हुई थी? Yes, ma'am. मैम डायरेक्ट ये वाली पूछो ना, क्या? ट्रीज वाली पूछो ना, वही वाली। क्या कह रही हो बेटा, समझ नहीं आ रहा। सिंपल सा उसमें बोला था इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। आप सभी को पता है प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो होने में टाइम लगता है, ठीक है, और वो किससे अपना न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करते हैं? ऑब्वियस है, अर्थ से। तो इसने ये बोला है इट हैज ग्रोन स्लोली वाटर, कंज्यूमिंग सनलाइट द एंड ट्रीज धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं जमीन से अपने न्यूट्रिशंस और बड़े होते हैं, राइजिंग ऑफ इट, और बड़े होते हैं, इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, फीड करते हैं यानी जो भी वो न्यूट्रिशंस लेते हैं अर्थ, अर्थ से, अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट उससे, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों साल वो सूरज की रोशनी लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, एंड आउट ऑफ इट्स स्लिपरियस हाइट, और और काफी उसकी बड़े जितनी हाइट होती है वो पूरी बड़ी हो जाती है। हाँ ठीक है। और सिंपल वे में फिर बोला है स्प्राउटिंग लीव्स, और उसकी जो भी लीव्स वगैरह है वो ग्रो होने लगती है, वो खिलने लगती है, स्प्राउट्स होने लगती है, ठीक है। Yes. नेक्स्ट पैराग्राफ। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग bark will heal and from close to the ground. जय। Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन सा? सेकंड। Second. Okay. So hack and chop, but this along one do it. Not so much pain will do it. The playing back will head and close to the ground will rise and the green twice. मैंने उसके बाद क्या लिखा है? मिनिएचर Miniature broads बग्स, which is unchecked with the explain again expand to again form size. टू फॉर्म अ साइज। हाँ जी, एक्सप्लेन करें क्या बोल रहा है पोएट इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में। कौन बताएगा मुझे? जय आपको नहीं बताए? क्लास ली थी लास्ट 2 डेज की? मैम फर्स्ट 2 लाइन बताओ। हाँ जी। मैम इसीलिए है करें और काटें, लेकिन यह अकेला नहीं है, want to do it.
मतलब वो हैक करे और उसको काटे, लेकिन वह अकेला नहीं है। ओके, सो हैक एंड चॉप, उसको बिल्कुल टुकड़े करके काटने से कोई बेनिफिट नहीं है, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, और वो अकेला भी नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको बहुत ज्यादा दर्द नहीं देना है, ठीक है। द ब्लीडिंग बाग विल हील, उसके अंदर जब आप किसी अकेला पेड़, नहीं है, क्योंकि यह इतना दर्द नहीं होगा। सॉरी ऐसा बेटा, है, दोबारा बोलो। क्योंकि यह इतना दर्द नहीं होगा। नॉट पेन विल डू इट, राइट। द ब्लीडिंग बाग विल हील, उसे कट करने से जो उसके लिक्विड फॉर्म निकलेगा वो दोबारा सही हो जाएगा, हील हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया था, अगर किसी ह्यूमन बीइंग में अगर कोई चोट लग जाती है तो उसे ब्लड निकलने लगता है। सेम एज इसे कंपैरिजन किया गया था ट्रीज के साथ, कि जब ट्रीज को कट किया जाता है तो उसमें लिक्विड फॉर्म में वाइट निकलता है, उसे ब्लीडिंग बाग के नाम से बताया गया है, पॉइंट ने बताया है। और वो कहते हैं कि वो दोबारा हील हो जाएगा, दोबारा ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द अर्थ, अगर वो जमीन से जुड़ा रहा तो, ठीक है। पॉइंट का कहना है अगर ट्री को जमीन से जोड़े रखोगे तो उसमें चाहे कितनी भी ब्लीडिंग बाग होगी, कितना भी उसको पेन दोगे, वो दोबारा ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विग्स, और उसकी जो ब्रांचेस है, जो टहनियाँ है, वो दोबारा से कर्ल हो जाएंगी। Will rise curled green twigs. Miniature bugs, छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी टहनियां उसमें दोबारा से ग्रो करने लगेंगी, दोबारा उगने लगेंगी। Which if unchecked will expand again to former size. अगर हम उसे कट करने के बाद ध्यान नहीं देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ सालों बाद वो दोबारा सेम अपनी वही पोजीशन में आ जाएगा जैसे वो पहले था, जैसे पहले उसे कट किया गया था। क्लियर दिस पैराग्राफ? क्लियर दिस Yes. स्ट्रेंजर्स स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes. No, the Yes. root is to be pulled Yes, ma'am. out of the enduring earth. Yes, ma'am. The third stanza is no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out. हाँ जी, कौन बताएगा अभी? मैम उसे मतलब काटे तो आधे से ना काटे, हाफ ट्री को ना काटे, पूरे उसके रूट्स के थ्रू उसको पुल्ड करके उसको आउट करें। राइट, उसके रूट्स को पुल्ड करे, उसको उसकी रूट्स आधा ना काटे, उसे जड़ से निकाल के कट करे, किल करे। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जमीन के अंदर से उसे खींच कर बाहर निकाले। आगे हर्षिका। इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, उसे निकालने के लिए रस्सी का यूज करो, उसे टाई करो एंड पुल्ड और आउट, फिर उसे, स्नैप्ड आउट, हाँ, निकाल दो, खींच दो, और फिर उसे खींच लो, निकाल लो। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और उसे पूरा जमीन से ऐसे निकालो कि जमीन के नीचे जो उसने अपनी रूट्स से अर्थ केव बना रखी है वो सारी बाहर आ जाए, ठीक है। अर्थ के गुफा के तरीके से उसने अपने रूट्स को फैला रखा है, तो जब आप उसे बांधोगे, बांध कर टाई करोगे और उसे पुल्ड करोगे, खींचोगे, तो उसे इस तरह निकालो कि उसकी जमीन के अंदर जितनी भी जड़ें हैं, जहां जहां वो फैली हुई हैं, वो सभी निकल के बाहर आ जाए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जो ट्रीज की स्ट्रेंथ है, ट्रीज की स्ट्रेंथ क्या है? ट्रीज की स्ट्रेंथ क्या है? ऑब्वियस उसकी रूट्स है उसकी स्ट्रेंथ।
तो उसकी स्ट्रेंथ को एक्सपोज्ड करो, उस जो छिपी हुई उसकी स्ट्रेंथ है उसे निकाल के बाहर करो। द सोर्स वाइट एंड रेड, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। बहुत सालों से जो जमीन के नीचे दबी हुई है उसके सोर्सेज, जो सेंसिटिव उसका पार्ट है, जो हिडन रहता है हमेशा, उन सभी को निकाल के बाहर करो, उसको जड़ से खत्म करो, तब एक ट्री जाकर खत्म होगा, किल होगा, अदरवाइज वो खत्म नहीं होगा। Our fourth stanza is, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. जब आप ये सब कर लेंगे कंप्लीट, जब जब ट्री को उसकी रूट सहित आप जमीन से बाहर निकालेंगे, तब उसे जो सूरज की रोशनी मिलेगी, पानी मिलेंगे, हवा मिलेगी, उससे वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है उसे खत्म कर दिया गया है। तो वो उसे जो सनलाइट मिलेगी उसकी वजह से वो डिस्कलर्ड हो जाएगा, एक तरह से स्कॉचिंग हो जाएगा, यानी जलने लगेगा, झुलसने लगेगा। धूप में अगर आप कोई भी चीज रख देते तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो सिकुड़ने लगती है, सिंक होने लगती है, ठीक है ना। तो स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, और उसका क्योंकि हमने उसकी स्ट्रेंथ को ही खत्म कर दिया है, तो एक तरह से सिंपल वे में ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से इंसान में, ह्यूमन बीइंग में सांस लेने से दम घुटने लगता है, सेम एज कंपेयर करें ट्रीज के साथ, तो ट्रीज की अगर स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया जाता है तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो उसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ करने की शक्ति नहीं रहती है, ठीक है। फिर उसमें चाहे सनलाइट पड़े, एयर हो या वाटर हो, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो डिस्कलर्ड हो जाएगा, हार्डनिंग यानी टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टिंग, फिर आप उसे किसी भी तरह से ट्विस्ट करेंगे तो वो टूट जाएगा, विदरिंग, एंड देन इट इज डन, और उसके बाद कहीं जाकर एक ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप उसे किल कर सकते हैं। क्लियर? Yes. आप लोगों को जो पोयम मैंने पढ़ाई, आप लोग वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। I think that I shall never see a poem lovely as a tree. मतलब कोई पोएट ऐसा बोल रहा है कि मतलब उसने कविता को कभी पेड़ के ए रूप में प्यारा नहीं देखूंगा, मतलब वो कविता That को I कभी shall never see a poem lovely as a tree. पोएट कह रहा है अकॉर्डिंग टू भाषिका कि पोएट ऐसा बोल रहा है कि मैंने इतनी प्यारी पोयम जो ट्री के ऊपर है वो कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं पढ़ी, राइट भाषिका? यस मैम, ओके कविता को कभी पेड़ के ए रूप में प्यारा नहीं देखूंगा, ऐसा। ओके ओके। एंड सेकंड लाइन इज, अ ट्री whose hungry mouth in pressed against the earth's sweet flowing breast. Flowering breast. एक पेड़ जिसका भूखा मुंह धरती के मीठे बहते स्तन के खिलाफ है। एक पेड़ है जिसका भूखा मुंह धरती के मीठे बहते स्तन के खिलाफ है। Sweet flowing breast. Okay. Third line is, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. यस, Means, एक पेड़ जो पूरे दिन भगवान को देखता है हाँ, और प्रार्थना करने के लिए अपने पत्तेदार हथियार उठाता है। अपनी लीवी आर्म्स यानी जो उसकी ब्रांचेस होती है उसे उसके उठाकर, ब्रांचेस, पत्तेदार, वो सब उसके वेपन्स उठाता है वो। ओके, उठाकर प्रे करता है गॉड की, राइट? यस, Okay, fourth line, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair. एक पेड़ जो गर्मियों में होता है, उसके बालों में एक घोंसला होता है। Okay.
a nest of robins in her hair. एक तरह से उन्होंने बताया है कि पेड़ जो है वो गर्मियों में जो खिला हुआ होता है, एज लाइक बालों में उसके बालों में गर्ल्स घोंसले टाइप होता है। कोई बालों में एसेसरीज यूज करती है, एज लाइक बिल्कुल वैसा ही लगता है कि जो Nest. ट्रीज है, ट्रीज के बालों में एक नेस्ट बना हुआ है, ठीक है। हाँ, Upon whose bosom snow has lain, whose क्या हुआ बेटा? Intimately lives with the rain. जिसके ऊपर बोसों की बर्फ पड़ी है, जो अंत में बारिश के साथ रहता है। Lives with rain, right? जो पानी के साथ एंड में रहता है। रहता है। Poems are made by fools like me, but Yes. only God can make a tree. ट्री, हाँ, कविताएं मेरे जैसे मूर्खों द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन केवल भगवान ही एक पेड़ बना सकते हैं। वेरी गुड हर्षिका, बहुत अच्छे से पोएम एक्सप्लेन की बेटा, गुड वर्क। एक सिर्फ हर्षिका ने मुझे लगा था जिसने मैंने जो होमवर्क दिया उसे कंप्लीटली फॉलो किया, बाकी तो शायद पूरी क्लास में किसी ने पढ़ा तक नहीं है। एम आई राइट? मैम मैंने उसको ये बताया है। अच्छा, आपने बताया है, तो हाँ आपको सामने से बोलना था ना मैम मैं भी एक्सप्लेन करूं, क्यों फिर मैं अपॉर्चुनिटी केवल उसी को देती, बाकी सबको भी देती, क्लास में कोई बोल ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक सेकेंड,